भुट्टो साहब का आज से 45 साल कबल नाजरीन अदालती मर्डर करवाया गया और आज 45 साल बाद वो तारीख दोबारा से दोहराई जा रही है। जरा मुलाहजा फरमाइए कि इमरान खान साहब पर साइफर केस के तहत उनको सजाए मौत देने की तैयारी की जा रही है। ये दो अहम मौजू हैं जिन पर आज हकायक आप सबके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया में बरी किया गया है और वही मियाँ साहब हैं जिनको आज से 6 साल कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नायल किया गया था, जिन पर से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सादिक और अमीन की स्टैंप थी उसको हटा दिया गया था। इसके मानी ये है कि नवाज शरीफ साबित हुए थे कि उन्होंने अवाम और पाकिस्तान का पैसा लूटा, उसको बैरून मुल्क लेकर गए और वहां पर बड़े बड़े महल्लात एवन फील्ड की सूरत में, मेफेयर की सूरत में खड़े किए और बड़ी बड़ी मिल्स तैयार की। तो आइए चलते हैं भुट्टो साहब की जानिब। सबसे पहले भुट्टो साहब को आज से 45 साल कबल सजाए मौत दी गई और उनको फांसी के घाट पर लटका दिया गया। एंड व्हाट वाज द इशू एट दैट टाइम? इशू सिर्फ और सिर्फ यही था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से नाराज थी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अमेरिका के खिलाफ खुल्लम खुला बयान दिया करते थे। अमेरिका की काफी ज्यादा कोशिश थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जा सके, मगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब किसी की ना सुनते थे। और वो तारीख जो है मैं उसका कंपैरिजन आज इमरान खान साहब के साथ करूंगा और आपको नतीजा देकर जाऊंगा। तो अमेरिका के खिलाफ थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, खुल्लम खुले बयान दिया करते थे कि किसी भी बैरून मुल्क को पाकिस्तान में इंटरफेयर करने की इजाजत ना दी जाएगी, मगर एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी कि जो आईनी हुकूमत रखने वाले शख्स हैं उनको इस तरह का अमल नहीं करना चाहिए। जाती मुखालफतों के बायस उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने आवाम के फंडामेंटल राइट को गस्ब किया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने आवाम के हक पर डाका डाला और जो आईनी हुकूमत थी उस पर से जुल्फिकार अली भुट्टो को इक्तदार से हटाया और 11 साल खुद गैर आईनी हुकूमत की, जिसमें ना अदालतों ने उनसे पूछा। 1973 का आइन मौजूद था, उस आइन के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने आईनी हुकूमत और अवाम के फंडामेंटल राइट्स को गस्ब किया। तो आज उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का बयान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की बात को सुनना पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से उस वक्त हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, हम अपनी नौकरी रायगा नहीं कर सकते, इस वजह से झूठे मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई और जो कार एक्सीडेंट था वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पर डाला गया और उसके तहत जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के घाट पर लटकाया गया। सबसे पहले आप ये वीडियो जज साहब की मुलाजा फरमाइए। कलाम से एक बात कहना चाहूंगा कि जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजम तो है, मगर कई दफ़ा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। अब इसके तहत जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फंडामेंटल राइट था उसको गस्ब किया गया, जबरन सजा सुनवाई गई और जुल्फिकार अली भुट्टो पर गैर आईनी तरीके से झूठा मुकदमा साबित करके उनको सजाए मौत सुनाई गई, जिसका इतराफ आज काजी फायज ईसा साहब भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम दोबारा से वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे जो कि आज से 45 साल कबल की गई। अदालती मर्डर किया गया जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने जो सदारती रेफरेंस था जरदारी साहब की जानिब से भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, आज से 11 साल कबल उस पर समाअत का आगाज कर दिया है और काफी ज्यादा हजरात चाह रहे हैं कि इस केस को रोका जाए। मगर अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि देर आए दुरुस्त आए, वो वक्त तो गुजर गया कि चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा हुआ। तो लेकिन यह साबित हो जाएगा कि क्या वाकई भुट्टो साहब ने वो कत्ल करवाया था या नहीं करवाया था। काजी फायज ईसा साहब जिस तरह बुलंद बयानी अपने जारी कर रहे हैं, जिस तरह बुलंद समाअत करते हैं, उनके अपने ही सीनियर जजेस ने उन पर इल्जामात आयद कर दिए हैं। वो तनकीद किया करते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर, मगर आज सीनियर जजेस उनसे नाला हैं कि
قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے مشورے کے بغیر ان کو بینچوں میں شامل نہیں کرتے، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے حال ہی میں سوال اٹھایا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر آج صفر سائفر کیس کے مقدمے میں سماعت کی جا رہی ہے ججوں کی جانب سے، اور آج کا ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ناراض ہے، اور عمران خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو انکار کیا تھا کہ امریکہ کے خلاف بیانیے دینے سے نہیں رکیں گے۔ ان کی شروع سے پاکستان میں انٹرفیرنس رہی ہے، تو امریکہ کے ان نیریٹیوز کی مذمت کی جائے گی۔ جو ڈرون حملے تھے ان کی ہمیشہ مذمت کی جائے گی۔ ان کو افغانستان کے خلاف اپنے اڈے ہرگز نہیں فراہم کیے جائیں گے۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ نالا تھی، جس کے باعث ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اور آج سائفر کیس کا مقدمہ کیا گیا ہے جو کہ صفر کیس ہے، اور عدالتیں مان چکی ہیں، تمام حضرات مان چکے ہیں کہ سائفر کا وجود موجود ہے، اور بیرون ملک سے عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے عمران خان صاحب کو وہ مراسلہ جاری کیا گیا تھا جس میں عمران خان صاحب کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب سیکرٹ ایکٹ کی بات جہاں تک ہے، وہ قانون خود ہی مشکوک ہے۔ صدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر اس قانون بننے سے کسی کو نقصان پہنچے گا، مگر اس مراسلے پر، اس قانون پر میں نے ہرگز اپنے دستخط نہیں کیے، میرے اپنے ہی عملے نے میرے جھوٹے سگنیچر کیے، دستخط کیے، اور اس کو قانون بنوا دیا۔ تو اس کی اپنا ہی تشخص جو ہے وہ ناظرین اس وقت ہمیں مشکوک دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ساری جو گیم اس وقت ٹورڈز عمران خان صاحب کے چل رہی ہے، وہی آج سے 45 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی۔ 11-12 جماعتیں مل کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور آج 11-12 جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اور یہ عوامل کروا رہی ہیں۔ تو اس کا کمپیریزن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے تحت عمران خان صاحب کو آج سائفر کیس میں سزائے موت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، مگر علیمہ خان صاحبہ نے ان کو وارننگ دے دی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اب مقدمہ جو ہے بیرون ملک کریں گے، UK میں کریں گے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ اس کی سماعتوں کو اٹینڈ کریں گے اگر عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اعلیٰ نگہبان۔